अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जैसे मैं आप लोगों को रिसेंटली एमडी कैट के सलेबस हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है एमडी कैट के सलेबस के वो चैप्टर्स जो अब तक आप लोगों के सिलेबस में न्यू थे या पिछले ड्राफ्ट में नहीं आए थे। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का, बेसिकली पोर्शन बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी का पोर्शन बड़ा करने के साथ साथ उन्होंने एक चैप्टर भी ऐड कर दिया है, जो कि सबसे पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो आज से हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर रीसेंट वीडियो मौजूद हो। जी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस होता क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जो पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं, होम्योस्टेसिस की बेसिक और इंट्रोडक्शन से नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोगों ने ओवरऑल व्यू लेना ही लेना है। ठीक है, ओवरऑल व्यू लिए बगैर किसी भी टॉपिक का तो हम बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली ये हमारे पास मेंटेनेंस है इंटरनल बॉडी की कंडीशंस की। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसकी इंटरनली हमारे पास जो कॉम्पोजिशंस हैं या फिर जो कंडीशंस हैं ना, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस होना। अब ये मेंटेनेंस का क्या मतलब है? बेसिकली कि मेंटेनेंस का ये मतलब है कि हमारी ये जो मेंटेनेंस हो रही है ना इंटरनल बॉडी की कंडीशंस की, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का रोल ना हो। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का रोल कोई भी ना हो, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस पे कोई रोल प्ले ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारा आजकल आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर उस टेम्परेचर के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन चल रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता होता हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारा बॉडी कभी भी सही से काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो कभी भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशंस के ऊपर कभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशंस, वरना हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट डिजीजेज या इंजरीज हमारे पास कॉज हो सकती हैं। एक नॉर्मल मैकेनिज्म, ह्यूमन बॉडी का जो भी एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी कह सकते हैं कि डिफ्लेक्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो वो होम्योस्टेसिस को ख़राब करता है। बेसिकली वो हमारी बॉडी को ख़राब करता है, हमें डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, हम इल हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो हैं वो हमारे बिल्कुल सही से काम करने चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सकता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर में। सबसे पहले जो आपकी एग्जांपल आती है वो आ जाता है हमारे पास कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे पास कितना है हर इंसान को पता है। एक मेडिकल के स्टूडेंट को जितना एमडी कैट देना है, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से अगर डाउन जाएगा तो तब भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर अप जाएगा तब भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली आप इसकी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम कि बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। हम एक हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, गर्मियों में या सर्दियों में हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा पहले आप देखोगे कि हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके अलावा आप देखते हो कि जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा सांस लेते हो। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा था कि हमारी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा था, इंटरनल बॉडी कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से। तो हमारे बेसिकली जो हम सांस ले रहे होते हैं ना, वो हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमारी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मिले। ठीक है, दूसरा, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है। पहला मैकेनिज्म जो था वो था हमारे पास हम ऊँची डीप ब्रीथिंग करते थे। ठीक है, डीप ब्रीथिंग से हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे जो मसल्स हैं ना उनको एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, मसल्स को एनर्जी मिल रही थी ताकि हम एक्सरसाइज कर सकें। दूसरा स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है। अब ये जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है, इसका क्या तरीका है? बेसिकली हमारे पास, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है ना, इसका ये एज अ कूलर हमारे पास काम करता है कि हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चेंज हो रहा होता है तो हमारी बॉडी फौरन स्वेट करती है। ठीक है, स्वेट करने से और क्या होता है कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है, वो कम नहीं होता है। ठीक है, स्वेटिंग बेसिकली एज अ कूलर हमारे पास काम करती है। ठीक है, तो पहली तो ये एग्जांपल होगी कि हमारे पास होम्योस्टेसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर होम्योस्टेसिस ना हो, ठीक है, स्वेटिंग हमें ना हो, तो इससे हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास स्वेटिंग नहीं हो सकती तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से या तो पहली बात हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दूसरी बात हमारे पास हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो इंस्टोर हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा स्टोर हो जाए हमारी बॉडी में तो वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा पीएच आपने देखा है, हमारी बॉडी के पीएच, जो हमारी बॉडी के इंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी के जो भी कह सकते हैं आपके कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं,
ठीक है, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उन सबको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है वर्क करने के लिए। अब एक बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते हैं ना, इसमें हमें रिक्वायर्ड है इंजाइम। और आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है कि इंजाइम्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्लस पीएच चाहिए होता है। अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच इंजाइम को ना मिले तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमारी बॉडी में पीएच जो है, ये हमारे पास हार्मोन्स में और हमारी एंजाइम्स की एक्टिविटी में, ठीक है, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। टेम्परेचर बेसिकली हमारी एंजाइम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब में अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, अच्छा पीएच चाहिए होता है। हमारा स्टमक एसिड जो है, उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। अगर ज़्यादा पीएच हो तो वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो गलत है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जी, तो हमारी जो विटामिन्स हैं, हमारी बॉडी में मिनरल्स आते हैं, हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कार्ब्स आते हैं, ठीक है, लिपिड्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोटीन है ये ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास अमाइनो एसिड ज़्यादा बन जाते हैं। अमाइनो एसिड ज़्यादा बनने की वजह से हमारे पास NH3 बहुत ज़्यादा आ जाता है। NH3 अब जो है हमारे पास, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इस NH3 को, जो टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट कर देती है यूरिया में, ठीक है। और ये जो यूरिया है ना, ये किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सेम फॉर वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, अगर ये ज़्यादा हमारी बॉडी में मौजूद हो, ठीक है, हम किसी वजह से हमने इसका ज़्यादा इंटेक कर लिया है, तो वाइटामिन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, ये हमारी बॉडी से ईजीली सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी बॉडी में बेसिकली क्या है, होम्योस्टेसिस है, कि हमारी बॉडी खुद कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में आती है तो उसको मेंटेन कर रही है, ठीक है। दूसरा आ जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर आपको पता है हमारी बॉडी को कितना वाटर चाहिए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो हमारी बॉडी जितना भी वाटर है इसको स्टोर करेगी और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम हाइड्रेटेड है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, किडनी के थ्रू इसको एक्सक्रीट करवा देगी, ठीक है। हमारे पास एक्सक्रीशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी नर्व इम्पल्सिस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्सिस में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो हमारे नर्व इम्पल्सिस एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये भी किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो आप लोगों को पता है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का लो होता है, डाउन होता है। तो बेसिकली हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन जो हमारी बॉडी में करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है या फिर हाई होता है, उनको लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन रहे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका भी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेस हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात ये कि हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ये दोनों मेंटेन रहेंगी, ये दोनों मेंटेन रहेंगी तो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेस हमारे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। हमारे माइंड बेसिकली जो होता है ना, हमारा ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ये ऑक्सीजन पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन के पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए या फिर कम्युलेट हो जाए तो वो हमारी माइंड के लिए, हमारे ब्रेन की वर्किंग प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने ओवरऑल पूरा व्यू दिया है। हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस इंटरनल बॉडी को मेंटेन करना है, इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना है। एक्सटर्नल हमारे इन्वायरमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़नी है, अपने बॉडी का टेम्परेचर पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, वाइटामिन मिनरल्स, ये बिल्कुल हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अगर ये सब मेंटेन नहीं रहेंगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, इल हो सकती है, हमारी बॉडी डिफेक्टिव हो सकती है, डिजीजेस हमें कॉज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, ग्लूकोज की एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मील, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और इंसुलिन को रिलीज़ करके हमारे पास क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है। तो अगर
आपने जैसे देखा है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन जो होती है वो हमारे पास डिफेक्टिव होती है, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन लगानी पड़ती है या फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का मेंटेनेंस है, ठीक है। अगर ये ख़राब होगा किसी भी वजह से तो हमारी बॉडी डिफेक्टिव हो सकती है, इल हो सकती है, हमें डिफरेंट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे मैकेनिज़्म बना दिए हैं जिसने ऑलरेडी हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने होम्योस्टेसिस का बेसिक ओवरऑल व्यू आपको दे दिया है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे एमडी कैट के ये सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपके लिए दोबारा वो अपलोड कर दूँगी। जी, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।